नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़। आज की चर्चा का विषय है गोचर में शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र 27 सितंबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 तक सिंह राशि में भ्रमण करेंगे और इसका क्या प्रभाव आप सबकी कुंडली पर देखने में आ सकता है, इसी विषय में आज का ये वीडियो है। अपने गोचर को समझने के लिए आपको पहले अपने शुक्र को समझना जरूरी है और शुक्र को थोड़ा बहुत लमसम कैसे समझा जाए ये मैं इससे पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूं। तो अगर आप उसे देखेंगे तो इसको देखना आपके लिए और आसान और सरल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि शुक्र मोटे तौर पर करता क्या है। हमारा धन, संपदा, ऐश्वर्य, यश, वैवाहिक जीवन या वो हर चीज जो हम रुपयों से खरीद सकते हैं, जिसे हम समाज में रुतबा कहते हैं, लाभ हानि सब कुछ वो शुक्र कंट्रोल करता है। तो हमारा रूप, हमारी सुंदरता, हमारा विवाह, हमारा प्रेम, हमारा धन, संपदा, ऐश्वर्य, मकान, वाहन, इन सभी सुखों के स्वामी है शुक्र। और अगर वो वीक हो जाएं, कमजोर हो जाएं या कमजोर राशि में चले जाएं या शत्रु राशि में चले जाएं तो वो अपना प्रभाव उतना नहीं दिखा पाते जितना उन्हें दिखाना चाहिए। अच्छा, एक रूल होता है, उसको भी आप समझिए, मजेदार रूल है। कोई भी ग्रह जब इस राशि में जब जाएगा के बाद जिस राशि में जाएगा, यानी उसके बाद जो परिवर्तन होगा, अगर वो शुभ ना हो तो इसे और अधिक अशुभ समझा जाता है। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पे मुझे जाकर डांट खानी है तो मेरे लिए फिलहाल का जो रूट है, जो ट्रैक है, वो भी बुरा हो गया। यानी मैं जानता हूं यहां से जब ये सफर पूरा करके वहां पहुंचूंगा तो मुझे वहां डांट पड़ने वाली है। तो हम इसे कहते हैं ज्योतिष में कि शुक्र अभी सिंह राशि में जाएंगे, फिर कन्या राशि में जाएंगे और जहां वो नीच राशि में हो जाते हैं तो इसे नीच अभिलाषी योग भी कहा जाता है, नीच की तरफ जाता हुआ ग्रह। अब एक होता है उच्च अभिलाषी। एग्जाम्पल, मैं बारात में जा रहा हूं, मैं जानता हूं अभी का सफर कैसा भी है लेकिन बाद में दावत मिलने वाली है, मजा आने वाला है, तो इसे उच्च अभिलाषी कहते हैं। इसे एक समझाने का तरीका है कि आपको बात, अगर ग्रह उसके बाद जहां आज है जब बदलेगा, अच्छे घर में जा रहा होता है तो वो उससे पहले वाले घर में भी शुभ फल देने का प्रयास करता है। तो फिर से समझ लीजिए कि अगर मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जब कोर्ट जा रहा हूं और कोर्ट में शायद मुझे आज सजा हो जाए तो मेरे लिए अपने घर से कोर्ट तक जाने का रूट भी बड़ा कष्ट का हो जाएगा, क्योंकि बाद में और बुरा होने की संभावना है। लेकिन अगर मैं शादी में जा रहा हूं तो ये सफर मेरे लिए कष्ट का नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसके बाद मुझे आनंद प्राप्त होने वाला है। ये एग्जाम्पल में मैंने छोटी सी बात समझाने का आपको प्रयास किया। अभी शुक्र सिंह राशि में जाएंगे जो उसकी शत्रु राशि है, लेकिन इसके तुरंत बाद जब वो शिफ्ट करेंगे तो वो कन्या राशि में जाएंगे जहां शुक्र अपनी नीच राशि में चला जाता है। इसीलिए इसे नीच अभिलाषी, नीच की तरफ जाता हुआ ग्रह और अधिक कमजोर हो जाने वाला ग्रह समझा जाता है। इसी कारण सिंह राशि में उसका प्रभाव कम आएगा, दबा हुआ आएगा, कमजोर आएगा, या आप जो भी मर्जी शब्द इसके लिए कह सकते हैं। सिंह अपने आप में उसकी शत्रु राशि है, क्योंकि वो सिंह राशि में शत्रु हो जाता है 5 नंबर पे। तो इसका शुभ फल तो थोड़ा सा कम ही होगा, अशुभ फल ही अधिक होगा। पर हर एक लगन पर इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है, क्या लमसम देख सकते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। ये एक ही घर का कारक है, वो है 7वां घर, और इसकी कुंडली में एक ही एक दृष्टि है, ठीक 7वें घर पर इसकी दृष्टि। तो सभी लग्नों पर इस संबंध में कैसा विचार है मैं आपको बताता हूं। मैं ये सारा वीडियो लगन के आधार पर बना रहा हूं, तो आपको इसे लगन के हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे राशि के हिसाब से भी देखें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है कि लगन से देखा जाना चाहिए। तो मेष लगन से इसकी शुरुआत करते हैं। अब मेष लगन की स्थिति यह है कि जो शुक्र कंट्रोलर बनकर आएगा वो दूसरे घर और 7वें घर का आएगा। दूसरा घर हमारे कुटुंब का, व्यवहार का, तालमेल का, सुखों का और आनंद का है, हमारी बोली भाषा का है, हमारे नेचुरल ज्ञान का भी है। लेकिन मुख्य तौर पर वो धन का स्वामी बनता है, मुख्य तौर पर वो कुटुंब का स्वामी और भाषा का स्वामी बनता है, और वो खराब स्थिति में चला गया।
दूसरा सातवां घर, सातवां घर हमारा वैवाहिक जीवन है मुख्य तौर पर, और जीवन स्तर की भी हम इससे बात करते हैं, ससुराल की बात करते हैं, पत्नी या लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य की चर्चा भी हम इसी से देखते हैं। तो इसकी स्थिति जहां है, ये पांचवें घर में है, त्रिकोण में आ जाता है, तो थोड़ा बहुत संतान को भी कष्ट देगा, कुटुंब के साथ तालमेल की दिक्कतें भी थोड़ी बहुत आएंगी, और पत्नी के साथ व्यवहारिक एडजस्टमेंट में भी छोटी मोटी दिक्कत देखने में आ सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। तो इसका अर्थ ये निकला कि मेष वालों के लिए शुक्र का ये गोचर कोई विशेष शुभ नहीं है, लेकिन एक विशेष बात ध्यान दें, बहुत खराब भी नहीं है। अब ये सारी बात इस पर निर्भर करती है, अगर जन्म कुंडली में जन्म के समय आपके शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपको इस गोचर का कोई विशेष दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर जन्म के समय आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको ये शुक्र का गोचर भी कष्ट देने वाला हो सकता है। इसे देखने के लिए मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ। बात करते हैं वृषभ लगन की। लगन का ही स्वामी और अपने घर से चौथे घर में बैठता है। चौथे घर में बैठना शुक्र के लिए विशेष शुभ योग नहीं है, क्योंकि चौथे घर में गोचर में जो ग्रह जाते हैं वो उतना शुभ प्रभाव नहीं देते। थोड़ा बहुत माता जी के स्वास्थ्य को लेकर तकलीफ आएगी, अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या देखने में आएगी। अगर आप उच्च शिक्षा की तरफ हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ भी दिक्कत देखने में आ सकती है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ कर्ज की स्थितियाँ थोड़ी बहुत देखने में आ सकती हैं। थोड़ी मान सम्मान घटे, कुछ कर्ज बढ़ जाए, ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो क्या हुआ कि आपकी सेहत, आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा धूमिल हो रहा है, आपकी इमेज पर फर्क पड़ सकता है, आपके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ सकता है, शत्रु आप पर थोड़े हावी हो सकते हैं, आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, या कर्ज की अदायगी में आप दिक्कत में आए, ये भी देखने में आ सकता है। इसके बाद जो स्थिति आ रही है वो ये आ रही है कि शुक्र जहाँ बैठता है वो माता जी का घर है। कहीं ना कहीं हमारे मन पर, माता जी के स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पर, मकान पर, वाहन पर भी कोई तनाव देखने में जरूर आएगा। बेचने की स्थिति हो सकती है, खरीदना चाह रहे तो नहीं खरीद पा रहे, बेच तो दिया अब नहीं ले पा रहे, इनमें से कोई सी भी स्थिति हो सकती। तो वृषभ के लिए भी ये साधारण बुरा ही है, बहुत अधिक बुरा नहीं है, पर साधारण बुरा है। बात करते हैं मिथुन की। मिथुन के लिए स्थिति यह है कि वो 12वें घर का स्वामी होकर तीसरे घर में गया। ये स्थिति अपने आप में बहुत बुरी नहीं है, और 5वें घर यानी संतान के घर का स्वामी होकर के तीसरे घर में आए तो संतान के लिए इसलिए अच्छी है कि अपने घर से वो 11वें घर में आया, तो इतनी खराब स्थिति नहीं। तो मिथुन के लिए ऑन दी होल शुक्र का वीक होना भी ये गोचर उतना दुष्परिणाम नहीं देगा। कुछ हद तक खर्चे घटेंगे, यात्राएं, फालतू के खर्चे थोड़े से कम होंगे, संतान के साथ थोड़ी सी खटपट थोड़ी देखने में आ सकती है, थोड़ा बहुत डाइजेशन की तकलीफें या पेट दर्द की तकलीफें देखने में आ सकती हैं। ये बहुत छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं, लेकिन ऑन दी होल आपको लाभ ही होगा, आपको आपका भाग्य इंप्रूव करेगा, आपके पिता के साथ तालमेल ठीक होंगे। तो मिथुन के लिए कोई खराब स्थिति नहीं है। ऐसे खराब शुक्र में भी मिथुन को लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब कर्क की बात करते हैं। देखिए कर्क की स्थिति यहाँ पर यह है कि वो आमदनी के स्वामी होकर के कमजोर हालत में चले गए, तो इनकम प्रभावित होगी, माता जी के सुख, माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मन का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख प्रभावित हो रहा है। तो ये स्थितियां शुभ नहीं है, लेकिन फायदा थोड़ा सा जो होगा वो गले को होगा। बोली भाषा में थोड़ी व्यवहार कुशलता इंप्रूव होगी। आप बहुत से कामों को मीठा बोल के करने का प्रयास कर सकते हैं, जो होने लगेगा। इसका इम्पैक्ट आपके 8वें घर पर भी दृष्टि के हिसाब से आएगा, तो थोड़ी बहुत यूरिन इन्फेक्शन, शुगर का इम्प्रूवमेंट भी देखने में आ सकता है। ये सब छोटी, और गले में कोई तकलीफ छोटी सी देखने में आ सकती है। घुमा फिरा कर अगर आप सीधी बात करते हैं तो आमदनी के लिए, सुखों के लिए, मन के लिए, मकान के लिए, वाहन के लिए, माता जी के लिए ये शुभ योग नहीं। तो कर्क लगन के लिए ये मूवमेंट बाकायदा खराब समझा जाना चाहिए। कर्क वालों को इसमें राहत नहीं आएगी। इसमें सभी लग्नों के लिए जो भी उपाय हैं वो आखिर में एक साथ बता दूंगा। जिनका खराब है वो उपाय करें तो उन्हें थोड़े बहुत लाभ जरूर होगा। सिंह लगन की बात करते हैं तो लगन में ही शुक्र शत्रु राशि में चले जाते हैं। हमारी सुंदरता, हमारा स्वास्थ्य, हमारे इमेज को थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा, लेकिन स्टेटस ऑन दी होल इंप्रूव करेगा, एफर्ट्स इंप्रूव करेंगे, भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां इंप्रूव करेंगी। तो शत्रु राशि में जाने के बाद भी सिंह लगन के लिए कोई खराब स्थिति नहीं है। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी कोई तकलीफ देखने में आ सकती है, लेकिन लमसम मेरी समझ से सिंह लगन वालों को किसी भी तरह का कोई तकलीफ इस मूवमेंट में, इस गोचर में देखने में बिल्कुल नहीं आएगा।
अब बात करते हैं कन्या लगन के हिसाब से। अब जो कन्या लगन की स्थिति है, बाहर शोर इतना हो रहा है। अब जो कन्या लगन की स्थिति है वो यह है कि शुक्र 12वें घर में, वैसे तो 12वां घर शुभ नहीं रहता, लेकिन शुक्र को विशेष ये अधिकार प्राप्त है, उसे ये विशेष गुण प्राप्त है कि वो 12th हाउस में होता है तो लगन की ताकत बढ़ा देता है। वो जिस भी ग्रह के 12वें घर में बैठता है उस ग्रह की सामर्थ्य को बढ़ा देता है, उसमें ही सामर्थ्य। तो भाग्य इंप्रूव होगा, खर्चे इंप्रूव होंगे। अब पॉजिटिव खर्चे क्या होते हैं? आपने टीवी खरीदा, आपने फ्रिज खरीदा, आपने मशीन खरीदी, आपने कार खरीदी, तो ये पॉजिटिव खर्चा मीन्स प्लान्ड खर्चा, जिसे आपने सोच समझ के किया, तो इसलिए इसमें दुख नहीं होता। देखिए वो खर्चे जो अचानक हो गए, मुसीबत, बीमारी में लग गए, इलाज में लग गए, पैसा डूब गया, व्यापार में लॉस हो गया, वो नेगेटिव खर्चा मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। लेकिन आपने प्लान करके कोई चीज़ खरीदी है तो वो पॉजिटिव खर्चा, आपको मजा आ रहा है, अपने घूमने में पैसा खर्च करा, आपको मजा आया। कुटुंब के साथ तालमेल बिगड़ेगा, घर वालों के साथ तालमेल की स्थितियां बिगड़ेगी, आपकी थोड़ी सी भाषा का इम्पैक्ट कमजोर होगा, तो फैमिली वालों को आपकी बात समझ नहीं आएगी। धन की थोड़ी बहुत हानि, घूमने फिरने, खाने पीने, खरीदने में या शौक में आप खर्च करने वाले स्थितियां देखने में आएंगी। भाग्य की स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन फिर भी इतनी बुरी स्थिति कन्या लगन के लिए नहीं है कि जिसके लिए उन्हें किसी डरने या किसी विशेष उपाय को करने की आवश्यकता आ जाए। तो बहुत अधिक तनाव ना करें, ये आपके लिए एक एवरेज सिचुएशन मेंटेन करने वाला है। अब तुला लगन की बात करते हैं तो ये तो लगन का स्वामी होकर के 11वें घर में। अब 11वें घर में एक विशेषता ये रहती है कि जो भी ग्रह, कोई भी ग्रह वहां जाएगा तो जनरली वो शुभ फल ही देता है। अच्छा है, थोड़ी सी सेहत को दिक्कत आएगी, थोड़े व्यक्तित्व को दिक्कत आएगी, थोड़ा बात का वजन कम हो जाएगा, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। संतान के साथ तालमेल ठीक रहेगा, खर्चे ठीक रहेंगे, सेहत लमसम ठीक ही रहेगी। तो कुल मिलाकर तुला वालों को बहुत अधिक तनाव लेने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए स्थितियां नियर अबाउट ठीक ही हैं। वृश्चिक लगन की बात करते हैं तो वृश्चिक लगन में ये होगा कि 10वें भाव में आएंगे और 12वें घर के कंट्रोलर होकर के 10वें भाव में बैठ रहे हैं, 7वें घर के कंट्रोलर होकर 10वें भाव बैठ रहे हैं। तो वैवाहिक जिंदगी को भी थोड़ा प्रभावित करेंगे, खर्चों को भी थोड़ा प्रभावित करेंगे, इमेज को प्रभावित करेंगे, गवर्नमेंट से मिलने वाले फायदों में दिक्कत आएगी, पिता के साथ भी तालमेल में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन मन के हिसाब से, माताजी के हिसाब से, हायर एजुकेशन के हिसाब से ये यहाँ पे ज़्यादा बुरा असर नहीं करेगा। तो वृश्चिक वालों को मिला जुला असर है, खर्चे ज़्यादा, वैवाहिक जिंदगी में तकलीफ, थोड़ी हेल्थ की भी प्रॉब्लम छोटी मोटी देखने में आ सकती है, ज़्यादा शुभ नहीं है। तो वृश्चिक के लिए स्थितियाँ एवरेज या एवरेज के आसपास हैं। अब बात करते हैं धनु लगन की। तो धनु लगन के लिए जो स्थिति है वो ये कि आमदनी के स्वामी होकर के अपने से 11वें या जन्म कुंडली के 9वें स्थान में आमदनी के लिए कुछ नया रूट बनने का आधार शुरू होगा। अच्छा है, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, ये भी आपके लिए लाभदायक बात हो जाएगी। तो इनकम का नया बेस बन सकता है थोड़ा धीरे धीरे, शत्रु कमजोर होंगे धीरे धीरे, कर्जा कंट्रोल होने की स्थितियां बनेंगी, पिता से सहयोग प्राप्त होगा। ऑन दी होल कुछ खराब स्थिति नहीं है। तो धनु के लिए एक एवरेज स्थिति मान के चलिए, अधिक खराब, अधिक भयभीत होने की कतई जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं मकर की। अब मकर के लिए तो 8वें घर में चला गया, वो भी सिंह राशि, तो ना प्लेसमेंट अच्छा है, ना मैथमेटिकल अंक खराब है, स्टेटस को दिक्कत देगा, पैसे ब्लॉक होंगे, संतान के सुखों को लेकर भी कुछ दिक्कतें देखने में आएगी, आपकी कुछ डिसीजंस ऐसे हो जाएंगे जो गलत हो सकते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। तो आपके संतान के साथ आपकी अपनी एजुकेशन, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स, आपके भागदौड़, आपकी सेहत, आपकी शुगर, आपको यूरिन इन्फेक्शन, इतनी सारी खिचड़ी है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मकर के लिए बाकायदा ये मूवमेंट खराब है, तो इनको थोड़ी सावधानी या थोड़ी सी केयर करने की जरूरत पड़ने वाली है। ये ध्यान रखेंगे तो फायदे मिलेंगे, नहीं तो इन्हें दिक्कतें जरूर होंगी। मैं जो उपाय आखिर में बताऊंगा आप उन्हें जरूर करें, आपको फायदा जरूर होगा। अब बात आती है कुंभ लगन के लिए। तो कुंभ लगन के लिए स्थिति एवरेज है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में ही बैठा है, ठीक स्थिति है। भाग्य के लिए भी ऑन एन एवरेज है, सुखों के लिए भी एवरेज है, वैवाहिक जिंदगी भी कोई बहुत ज्यादा आफत तूफान नहीं आएगा। कुंभ के लिए न खराब न अच्छा, या 10-5% अच्छा ही है, नुकसान बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं है। तो किसी तरह की फिक्र की चिंता की जरूरत नहीं है, किसी विशेष उपाय को करने की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। मीन लगन की बात करते हैं तो 6ठे घर में प्लेसमेंट आएगा। अब 6ठा घर शुक्र के लिए विशेष तौर पर ऐसा है कि वो वहाँ पे निष्क्रिय होता है, निष्फल होता है, या प्रभावहीन होता है, या जानबूझकर कोई असर नहीं देता, या नेगेटिव असर देता है, तो वो फाइनेंस को खराब करेगा। अब कहाँ का स्वामी है? 8वें घर का। अब 8वें घर का स्वामी 6ठे घर में चला जाता है कमजोर होकर के,
कुछ हद तक इसे भी राजयोग समझो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट राजयोग है, लेकिन लमसम ये स्थितियाँ अच्छी हैं। आपके खर्चे, आपकी उम्र की कमियां, आपका फिजूल की चीज़ें वो बीमार हो गई, तो आप ही के हक में अच्छी बात हुई। लेकिन प्रयास आपके ठंडे पड़ गए। आप जो कोशिश करते, आप जो मेहनत करते, आप जो भाई बहनों से तालमेल करते, वो कमज़ोर पड़ गए। तो होगा ये कि आप अपने निष्क्रिय भाव के कारण, कम मेहनत करने के कारण जो कुछ भी लॉसेस होने वाले हैं वो आपको ज़रूर होंगे। यानी आप प्लान करके, कम मेहनत करके, जानबूझ करके अपना लॉस करने वाले हैं। अब इसका तो किसी पे इलाज नहीं है। उपाय बहुत ज़रूरी है, उपाय करना ही चाहिए। तो मीन वालों के लिए, मकर वालों के लिए विशेष रूप से ये गोचर खराब है। बाकी सबके लिए तो लमसम की स्थितियां हैं। उपाय आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, मैंने फ्लैश कर दिया है। तो ये शुक्र के गोचर का असर मैंने पहले भी वीडियो में बताया, दोबारा बताता हूँ कि इससे पिछला एपिसोड में मैंने ये दिखाने या समझाने की कोशिश की है अपने तौर पर कि आप अपनी जन्म कुंडली में शुक्र को पहचाने कि वो कैसा असर कर सकता है। एक नियर अबाउट आइडिया आपको उससे मिल जाएगा। तो अगर आप दोनों वीडियोस को एक साथ देखेंगे तो आपको अपनी कुंडली को समझने में सहूलियत होगी, मज़ा आएगा और मुझे खुशी होगी कि चलिए मैं अपने प्रयास में सफल हुआ। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखिए, मैं YouTube पर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, लेकिन और जो अपना नंबर मैं फ्लैश करता हूँ वो पेड कंसल्टेंसी के लिए। आप व्हाट्सअप कीजिए और जो भी मेरी फीस है वो मुझे पे कीजिए, तो मैं ज़रूर आपकी कुंडली देखूंगा। लेकिन अपने प्रेम के कारण आप सब जो मुझसे इतना प्रेम रखते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी सभी शंकाओं का समाधान भी कर दूं और फीस भी ना देनी पड़े। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप सबका प्रेम अधिक है और मेरे पास इतना समय होता नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में ख्याल रखेंगे और मेरी सीमित क्षमताओं को समझेंगे। मेरे पास समय की कमी रहती है, इतना समय मैं नहीं निकाल पाता। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।